नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ है। इसमें जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं, इन सब फिजिक्स के क्वेश्चंस के हम लोग डायरेक्ट सोर्स के देखेंगे कि बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए, इनका डायरेक्ट सोर्स देखेंगे और बाकी इनका एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चंस कितने ईजी थे और कितने डुएबल थे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो टोटल अगर हम बात करें फिजिक्स की दोस्तों, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, फिजिक्स से चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिफेक्ट्स ऑफ आई जो चैप्टर है, वो टॉपिक है, वहाँ से पूछ लिया। देखो इसने क्या बोला है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ह्यूमन आई से रिलेटेड वो सही है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला इसने कि फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइड डिफेक्ट, वो पर्सन जिसे लॉन्ग साइडेडनेस से ग्रसित है, यानी कि लॉन्ग साइडेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर का तो दिखता है, लॉन्ग साइडेडनेस में क्या होती है दूर की दिखती है लेकिन पास का जो चीज़ है वो नहीं दिखती। ठीक है, तो इसने क्या बोला, फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइड डिफेक्ट द इमेज ऑफ अ नियर ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। तो ये बिल्कुल सही बोला इसने दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने यही बोल रखा है पेज नंबर 190 पे क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें ये वाला टॉपिक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, तो बिहाइंड द रेटिना जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये रेटिना है, उसके पीछे जो है फोकस बन रहा है, इस वजह से जो पास की चीज़ें वो दिखाई नहीं देती। तो ये सही कैसे होंगी, ये सही कैसे होंगी, ये कन्वर्जिंग लेंस लगा के सही होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर विच इज़ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कन्वेक्स लेंस जो है इसने लगा दिया है, उसकी वजह से क्या हो गया, जो फोकस है अब ये रेटिना पे बन रहा है तो दिखनी स्टार्ट हो गई इमेज पास की। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, ये डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, बाकी सेम डिफेक्ट्स ऑफ आई पे एनडीए 2012 के अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। यहाँ पे देख सकते हो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, अ पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, द नियर पॉइंट ऑफ द आई गेट शिफ्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन। तो इसमें पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, 2 और 3 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे यहाँ पे इसने सीएपीएफ 2021 के अंदर पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू शॉर्ट साइडेडनेस पर्सन इज करेक्ट, कि शॉर्ट साइडेडनेस यानी कि दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोला है, अ शॉर्ट साइडेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, बिल्कुल सही बात है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर्ड एंड अ कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये वाला इसमें सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ रखे हैं दोस्तों हमेशा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सीडीएस के अंदर पूछा गया है। क्या बोला है, अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट clearly through his eyes but cannot see distant object clearly. This possible reason for the defect could be, तो इसमें इसने पूछ लिया एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई है या फिर आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा 1 और 4 होगा, यानी कि ये और हमारा जो है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल ये है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली डिफेक्ट्स ऑफ आई जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे यूपीएससी के अंदर। तो उस पर एक क्वेश्चन पूछा भी है इसने, तो नो वंडर है। तो ये तो आपको करके आना ही चाहिए था। तो ये वाला इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पेज नंबर 190 पे आपको ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग पूछ लिया दोस्तों इसने। क्या बोला इसने, यहाँ पे डिवाइसेस है, यहाँ पे उनके फिनोमेना आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले बोला इसने पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप आपको पता होगा, पेरिस्कोप क्या होता है, आपने एनसीईआरटीज़ में पढ़ रखा होगा, बचपन में भी देखा होगा। पेरिस्कोप हमारा जो सबमरीन्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, सबमरीन्स जो होती हैं उसके अंदर, और जो टैंक्स जो होते हैं हमारे उसके अंदर लगा होता है, ताकि जो सबमरीन का जो सरफेस है, जैसे ये सबमरीन, तो उसके ऊपर हम लोग देख सके सरफेस पे किसके, सी के, कि क्या चल रहा है, क्या कोई एयरक्राफ्ट है कि नहीं, कोई वाटरक्राफ्ट है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सबमरीन क्या, ये जो पेरिस्कोप है क्या यूज़ करता है, प्लेन मिरर यूज़ करता है, जो कि 45 डिग्री एंगल पे होते हैं। ये भी एंगल भी पूछ रखा है यूपीएससी ने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर। तो 45 डिग्री एंगल पे होते हैं प्लेन मिरर। तो यहाँ पे जो भी आई पीस होता है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो यहाँ पे पड़ रही है प्लेन मिरर में, फिर वो यहाँ पे आती हैं और फिर सीधे वो आई पे आती हैं। इस वजह से हमें ऊपर की चीज़ें भी दिख पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो द पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ 2 प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का इस्तेमाल कौन करता है, पेरिस्कोप करता है। यही इसने पूछ रखा था कि पेरिस्कोप जो है किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसलिए ए का तो 3 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर इसने पूछा, इसे भी छोड़ देते हैं। अभी थर्मोफ्लास्क पे आ जाओ। थर्मोफ्लास्क बेसिकली हमारा क्या होता है दोस्तों, जो थर्मस होता है हमारा वो ठंडी चीज़ें ठंडी रखता है और जो गर्म चीज़ें हैं वो गर्म रखता है। ठीक है, यानी कि कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है वो मिनिमाइज़ करता है, हीट ट्रांसफर जो है वो मिनिमाइज़ करता है। तो ये इसका सी का जो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मिनिमाइजेशन, ये हो जाएगा इसका। लीवर जो होता है हमारा वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स पे काम करता है, यानी कि यहाँ पे अगर आप आओ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे, ये सब एनसीईआरटी का ही है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लीवर है,
यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है इसको, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना कम फोर्स में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा पावर डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो लीवर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स पे काम करता है, ठीक है। तो यानी कि डी का हमारा 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, अपने आप हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा। बाकी इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूँ तो पेरिस्कोप पे पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, CDS 2020 में अगर आप आओगे तो यहाँ पे इसने देखो ये चीज़ पूछ रखी है कि इन अ पेरिस्कोप 2 प्लेन मिरर्स आर केप्ट। तो यहाँ पे देखो इसमें पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, पैरेलल टू ईच अदर। क्यों पैरेलल टू ईच अदर क्यों होगा? क्योंकि इसने आपस में पूछ लिया है, ये जो प्लेन मिरर है और ये जो प्लेन मिरर है ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये आपस में पैरेलल है, या ना कि इसने ये वाला एंगल पूछा, इसने बेसिकली ये वाला एंगल पूछा था, इसलिए यहाँ पे पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसी पेरिस्कोप के बारे में NDA 2011 के अंदर भी पूछ रखा है, कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू मेक पेरिस्कोप। इनमें से क्या चीज़ जो है पेरिस्कोप बनाने में इस्तेमाल होती है? तो प्लेन मिरर इस्तेमाल होता है, सिंपल है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में, तो लाइटनिंग कंडक्टर पे भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछ रखे हैं UPSC ने। यहाँ पे देख सकते हो NDA 2015 में अगर बात करें तो लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में पूछ रखा है इसने। देखो क्या कह रहा है, लाइटनिंग कंडक्टर आर यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइटनिंग कंडक्टर इज ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि लाइटनिंग कंडक्टर क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट स्टॉप सो दैट लाइटनिंग स्ट्राइक्स इट प्रेफरेंशियली। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी सही हो जाएगी कि बेसिकली लाइटनिंग कंडक्टर पे ही जो है क्या बोलते हैं वो जो लाइटनिंग हो वो स्ट्राइक करे और जो पूरी जो एनर्जी है वो हमारी अर्थ में चले जाए। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि लाइटनिंग कंडक्टर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द स्ट्राइक बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग द चार्ज ओवर द सर्फेस ऑफ बिल्डिंग। सर्फेस ऑफ बिल्डिंग पे थोड़ा ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, नहीं, नीचे अर्थ में जाता है। देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, लाइटनिंग कंडक्टर टेक ऑल चार्ज करंट टू डीप डाउन इनटू अर्थ, ये बिल्कुल सही बात है। और फोर्थ क्या बोला है, लाइटनिंग कंडक्टर मस्ट बी इंस्टॉल एट अ प्लेस टॉलर देन बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है कि जितना आप बिल्डिंग के ऊपर लगाओगे तो जो बिजली गिरेगी उसके ऊपर गिरेगी और वो जो सारी बिजली है वो धरती में चली जाएगी, अर्थिंग, ठीक है। इसलिए इसका ये जो है स्टेटमेंट है, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर में पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे थर्मोस जो अभी पूछ रखा था, थर्मोफ्लास, उस पर रिलेटेड भी NDA 1 2019 के अंदर पूछ रखा है इसने कि बेसिकली थर्मोफ्लास के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी सही नहीं थी, बाकी जो स्टेटमेंट थी वो सही थी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो NDA 2012 के अंदर पूछा थर्मोफ्लास के बारे में कि थर्मोफ्लास इज मेड ऑफ डबल वॉल ग्लास बॉटल एंड स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर वाइल गैस एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे भी लाइटनिंग कंडक्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, देख सकते हो। तो बेसिकली ये दिखाने का पर्पस ये है कि यहाँ पे देख सकते हो थर्मोफ्लास जो है, दिखाने का पर्पस बस ये है कि जितने भी यहाँ पे ये टर्म्स पूछी हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे ही, और ये बेसिकली जनरल टर्म है, ठीक है, जनरल टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा है इन्होंने UPSC ने। देखो क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस इज 40 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। Which one of the following is the correct value of current drawn by the heating device if the potential is increased by 140 वोल्ट। देखो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है सच बताऊँ तो, और आपको इसका सोर्स भी दिखा देगा हूँ। क्लास 10th की जो NCERT है ना उसमें पेज नंबर 208 पे चले जाना, वहाँ पे अगर आप ये न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये और ये बिल्कुल सेम है, केवल जो वैल्यू है उसका फ़र्क है, ठीक है, जो डिजिट्स हैं उसका फ़र्क है। यहाँ पे देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। यहाँ पे भी यही चीज़ बता रखी है ना कि 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था और 2 एम्पियर का करंट था। अब इसने देखो क्या बोला है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 140 वोल्ट, कि भैया करंट बता दो कितना ड्रॉ करेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस हम 120 वोल्ट कर देंगे। यही चीज़ ने यहाँ पे बोली है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द करंट ड्रॉन बाय द हीटिंग डिवाइस इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 140 वोल्ट। तो देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमारा NCERT से पूछा, क्लास 10th की NCERT, इसीलिए ये भी डिफिकल्ट नहीं है, ये भी एक ईजी क्वेश्चन है। और ये होगा कैसे, ये ओम्स लॉ की मदद से होगा, जैसे इसने यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे दिखा रखा है कि ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V = IR होता है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का बस यूज़ करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे हमें आर के फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, R = V/I हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब V की वैल्यू में स्टार्टिंग में क्या कितनी गिवन है, 40, ठीक है। V हमारा स्टार्टिंग में कितना है, 40 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही हमारा I कितना है स्टार्टिंग में, यहाँ पे है ना 2 एम्पियर, तो हमारे 2 एम्पियर हो जाएगा। तो 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो हमारा कितना आया, R हमारा 20 ओम आ गया, ठीक है। अब हमारे पास R आ गया है। अब इसने सेकंड केस में आते हैं, सेकंड केस में इसने क्या बोला था कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस हमने बढ़ा दिया, 140 कर दिया, ठीक है। तो V की जगह क्या हो जाएगा 140, R हमने अभी निकाला था 20 ओम,
तो यहाँ पे आर की जगह यहाँ पे 20 ओम हो जाएगा, तो आई हमारा कितना निकल जाएगा, 7 एम्पियर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको आपको करके आना चाहिए था। आशा करता हूँ कि आप करके आओगे। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिक करंट पे हमेशा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो CAPF 2021 के पेपर में भी पूछा गया है, CDS 2022 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालने वाला है कि ये पैरेलल्स में होते हैं, ठीक है, और ये एम्पियर निकालने वाला, तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा आते हैं। ठीक है, ये तो चार्ज निकालने वाला है, काफ़ी मतलब एक तरह से इतना ईजी क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपकी क्लास 10 की NCERT में है, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये तो आप करके ही आओगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मतलब फिजिक्स का। इन्होंने क्या बोला है कि व्हेन सनलाइट falls on a triangular glass prism, a band of colors called a spectrum is obtained. Which one of the following represent this effect appropriately? बेसिकली इसने ये पूछा कि भैया ग्लास प्रिज्म है, उसमें वाइट लाइट जाती है और ये जो है बैंड ऑफ जो स्पेक्ट्रम है हमें ऑब्टेन होता है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, तो इस फिनोमेना को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। क्लास 10 की जो NCERT है पेज नंबर 193 पर अगर आप जाओगे तो ये डायग्राम दे रखा है और ये जो हेडिंग है इसमें आराम से हेडिंग पे ही बता रखा है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, तो ये बता रखा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप करके आओगे। ठीक है, बाकी डिस्पर्जन पे क्वेश्चन हमेशा से आए हैं, आप लोगों को पता भी होगा अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे। CDS 2013 के अंदर डिस्पर्जन पे पूछा है भैया कि बता दो डिस्पर्जन प्रोसेस form spectrum due to white light falling on a prism. The light wave with shortest wavelength refracts the most, does not change the path, reflect the ray. ठीक है, तो इसमें ये पूछ लगा इसका refract the most है कि जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी। ऐसे इन्होंने CDS 2014 में पूछा है यहाँ पे कि फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, द लाइट वेव ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज़ व्हाट। यहाँ पे देखो भाई स्लो डाउन एंड रिफ्रैक्ट द मोस्ट। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा, 2013 में पूछा था और यहाँ पे 2014 में पूछ लिया। ऐसे ही NDA 2014 के अंदर भी पूछा गया डिस्पर्जन के बारे में बेसिकली ये, और यहाँ पे NDA 2021 में भी पूछा गया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन दिखाने का यही मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है हमारा आता रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, और एक ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमारा NCERT के अंदर से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भैया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन व्हाट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ या फिर रेले जीन्स लॉ। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इस पे जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर है ये काम करता है। ठीक है, बाकी इसका जो सोर्स है आपको डायरेक्टली वो 9th और 10th की NCERT के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको 11th क्लास की जो NCERT है उसमें देखने को मिलेगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स अ फंडामेंटल लिमिटेशन टू द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर बेसिकली सेकंड लॉ पे काम करता है, इसने बता रखा है, पूरे पैराग्राफ में पढ़ सकते हो आप। तो ये वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनसे ये क्वेश्चंस मुश्किल है सॉल्व होना। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बात करते हैं, द लार्जर एरिया अंडर द हिस्टेरिसिस कर्व BH ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिपेक्ट्स व्हाट। तो ये दोस्तों हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, छोड़ने लायक क्वेश्चन है। सोर्स की मैं बात करूँ तो क्लास 12 की जो फिजिक्स की बुक है पार्ट 1 उसमें आपको ये सोर्स तो मिल जाएगा, लेकिन वही वाली बात है ना, हम 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ने बैठेंगे तो बाकी जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, पेपर 2 ये सब कब करेंगे। ठीक है, तो हम 9th और 10th ही पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं और मॉक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ, एक्सटेंट ऑफ लैगिंग जो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये जो आप देखोगे तो क्लास 12 की जो NCERT है फिजिक्स वहाँ पे मिल जाएगा कि दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। द वर्ल्ड हिस्टेरिसिस इटसेल्फ मीन्स लैगिंग बिहाइंड, कि वर्ल्ड जो हिस्टेरिसिस है इसका खुद का मतलब ये है कि लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है एक्सटेंट ऑफ लैगिंग ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये प्रॉपर कर्व वगैरह से दिखा रखा है, BH कर्व से जिसमें बता रखा है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, छोड़ने लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो, सोर्स तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स तो मिल ही जाएगा किसी ना किसी में, बट वही क्या ये कर सकते थे, तो मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते थे भैया। इवन जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो भी दो माइंड को कन्फ्यूज जाएंगे, क्योंकि इतना याद नहीं रहता। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से, बट मुझे इतना याद नहीं है, क्लास 12 की फिजिक्स बहुत पहले पढ़ी थी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ तो ये है, बट वही है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, छोड़ सकते थे। क्लास 12 की जो फिजिक्स है पार्ट 1 की जो NCERT है उसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि द डिफरेंस बिटवीन द गॉस लॉज मैग्नेटिज्म इज दैट फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट दैट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स ऑल्सो कॉल्ड मोनोपोल्स आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो गॉस लॉ ने ये बताया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।
तो इसने बेसिकली बल्क मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, ये पूछ रखा है। तो इसमें दोस्तों मैं थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप कर सकते थे, स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थे उनसे एक्सपेक्टेशन है कि ये कर सकते थे, क्योंकि ये हम पढ़ते आए हैं बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसमें बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन पहले बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। केवल पहली स्टेटमेंट सही है, बाकी ये दोनों रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरचेंज कर दिया है। अगर आप यहाँ पे सोर्स में आप आओगे तो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है फिजिक्स की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ये चैप्टर है, उसमें अगर आप आओगे तो यहाँ पे डिट्टो लाइन में लाइन बता रखा है। यंग्स मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, यंग्स मॉडुलस की द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे अगर देखें तो इसने क्या बोला है, तो टेंसाइल स्ट्रेस टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको बल्क मॉडुलस ने बता दिया, बल्कि ये क्या था, यंग्स मॉडुलस था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आना चाहिए। और ऐसी बल्क मॉडुलस में देखें तो क्या है, रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू दी कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन। तो ये रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू दी कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज़ यहाँ पे यंग्स मॉडुलस बता दिया, बल्कि ये बल्क मॉडुलस होगा, इसलिए इंटरचेंज कर दिया, इसलिए जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, लेकिन जो थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये बिल्कुल सही है कि रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन, यहीं पे द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन, ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन आप जो साइंस बैकग्राउंड के हैं एटलीस्ट वो तो कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अ बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से ए इज़ गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऑन द अदर हैंड अ बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बी इज़ गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन दिस रिस्पेक्ट करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ये आपको छोड़ के आना था, बट अगर आप करके आओ तो बहुत अच्छी बात है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है कि बी इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ए। अब ये सोर्स पूछा कहाँ से है, तो मैं बताता हूँ क्लास 12th की जो फिजिक्स की एनसीईआरटी है उसमें जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, इस वाले चैप्टर से ये पूछा है। और ये हेडिंग है, ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, ये जो है हेडिंग, इसके अंदर से बेसिकली यही चीज़ बता रखी है इन्होंने। ठीक है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। छोड़ के आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीप में अंदर पूछा यूपीएससी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज प्राइमरीली यूज्ड इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, अ मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोसेस। इसमें तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, डॉपलर इफेक्ट जो है वो यूज़ होता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जो डॉपलर इफेक्ट है और जो सोनोग्राफी है, इसके बारे में हमारी 9th और 10th की एनसीईआरटी में तो भाई जिक्र नहीं है। ठीक है, ऐसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी अंदर ये जो डायरेक्ट है डॉपलर इफेक्ट और ये सोनोग्राफी से रिलेटेड, ये मैंने डायरेक्ट कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। अल्ट्रासाउंड वगैरह से रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन है, बट वो तो हमें 9th-10th की एनसीईआरटी में सोर्स मिल जाता है, इसका सोर्स हमें कहीं नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कहूँगा, और ये वाला क्वेश्चन छोड़ आ सकते थे आप, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेडिकल में ये जो सोनोग्राफी है अल्ट्रासाउंड का, उसमें डॉपलर इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बस ये है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन जो है ख़त्म हुए। तो फिजिक्स के क्वेश्चन में दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको कि डायरेक्टली हमारे 9th एनसीईआरटी से कितने फंसे हैं, तो देखो टोटल 10 क्वेश्चंस तो आज थे, पूछे गए थे। अब देखो एक क्वेश्चन, ये 2 3 4, उसके बाद तो दोस्तों ये सारे के सारे हमारे हायर स्टैंडर्ड से पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे हमारे हायर स्टैंडर्ड से पूछे गए हैं। ठीक है, तो 9th और 10th की एनसीईआरटी से हमारे केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों फिजिक्स के अंदर। और टोटल क्वेश्चंस कितने थे हमारे, टोटल क्वेश्चंस थे हमारे 10। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस थे हमारे। साइंस की अगर टोटल बात करूँ तो साइंस में हमारे टोटल 30 से 32 क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछे हैं। और हर, जैसे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का भी हमने एनालिसिस कर रखा है, आपने देख ही लिया होगा, उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे इन्होंने, तो 10 क्वेश्चंस के अराउंड उन्होंने पूछे। तो केमिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो करने लायक थे, तो बेसिकली वो हमारे उससे थे। ठीक है, ऐसी बायो का भी एनालिसिस आपने देख रखा है, बायो का भी एनालिसिस हमने किया था, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे थे करीब 10 के, लेकिन उसमें भी जो हमारे डायरेक्टली जो फंसे थे वो बहुत कम फंसे थे। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बात करूँ साइंस में, तो जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं अगर मैं बात करूँ, तो 16 से 17 क्वेश्चन से ज़्यादा एनसीईआरटी के अंदर से नहीं आए, वो भी मुश्किल से। एग्जैक्टली अगर बात करूँ तो 15 से 16 क्वेश्चन जो हैं वही केवल हमारे एनसीईआरटी से आए हैं। ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन जो हैं वो ही डायरेक्टली हमारे 9th और 10th की एनसीईआरटी से आए हैं। केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी से बात करूँ, 11th-12th में तो मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है, तो 15-16 क्वेश्चन आए हैं, बट क्या कर सकते हैं, पेपर इस बार डिफिकल्ट आए तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते, कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल आप ही के लिए पेपर नहीं डिफिकल्ट था, सबके लिए डिफिकल्ट था। ठीक है,
तो बाकी इसमें आप कर क्या सकते हो कि भैया जिनकी 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो प्रिपेयर नहीं है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि भैया आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एक्सरसाइज से लेके हर एक चीज़, डब्बा से लेके हर एक चीज़। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मत छोड़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप दबा के करो। इस चैनल के अंदर भी जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट करा रखे हैं, टेलीग्राम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, उसे यूटिलाइज़ करो, आप ही के लिए वो, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद क्या करो, मॉक्स दो, मॉक्स जो है वो दो आप अपने पेपर से पहले कई सारे, और फिर उन मॉक्स में जो नए नए क्वेश्चंस आएंगे, न्यू क्वेश्चंस जो आएंगे, उनके आप नोट्स बनाओ और उन्हें प्रिपेयर करो अच्छे से। तो ये सही तरीका होगा मेरे हिसाब से, बजाय इसके कि 11th-12th की एनसीईआरटी में आप घुसो और बहुत ज़्यादा उसमें इसी में घुस जाओगे, ठीक है। तो मेरा तो ये सजेशन नहीं रहेगा कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी में घुसो, खास तौर से साइंस की, जो खुद साइंस वालों के ऊपर से चली जाती है। तो इसमें तो घुसने की ज़रूरत नहीं है 11th और 12th की एनसीईआरटी में। 9th 10th पकड़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पकड़ो, मॉक्स पकड़ो, और फिर अपने इनके शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो यही मेरा तो अप्रोच होगा और यही मेरा सजेशन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हाँ, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।